Hi guys, my name is Chandrasekhar Barola and these are sessions for information system audit. So my number is 9899123008. In case of any feedback or in case you need any help in and around Delhi, you can contact me in this particular number. So हम इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट पढ़ रहे थे, उसमें नेटवर्क सिक्योरिटी कंट्रोल्स पढ़ रहे थे, हमने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था और ये पढ़ा था कि नेटवर्क सिक्योरिटी में क्या रिस्क और वनरेबिलिटीज़ हो सकती हैं, और उसके बाद हमने पढ़ा था कि किस तरीके से इन रिस्क और वनरेबिलिटीज़ को कंट्रोल किया जा सकता है। फिर हमने ऑडिटिंग में आए, क्योंकि ऑडिट ही करना है हमें, ऑडिट नेटवर्क सिक्योरिटी का करना है, तो हमें रिस्क पता होनी चाहिए और कंट्रोल्स पता होनी चाहिए, तो दोनों पढ़ लिए। फिर उसके बाद ऑडिट किया, ऑडिट करने के बाद हमने पेनिट्रेशन टेस्टिंग के बारे में पढ़ा था, और हमने ये जाना कि पेनिट्रेशन टेस्टिंग एक तरह की इथिकल हैकिंग है कि आप हैकर से बोलते हो कि मेरा सिस्टम को हैक करो, तो उसमें कई तरह की स्ट्रेटेजीज हो सकती है, ब्लाइंड स्ट्रेटेजी हो सकती है, डबल ब्लाइंड स्ट्रेटेजी हो सकती है, टारगेट पेनिट्रेशन स्ट्रेटेजी हो सकती है, या तो हैकर को आप कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दोगे और उसके बाद वो हैक करेगा, तो उसमें काफ़ी टाइम एक्सपेंस खर्च होता है, लेकिन उससे एक पर्सपेक्टिव मिल जाता है। कई बार आप डबल ब्लाइंड करते हो, इंटरनली अपने एम्प्लॉय को भी नहीं बताते हो कि भाई इथिकल हैकिंग हैकर करने वाला है, हैकर इथिकल हैकिंग करने वाला है। तो इस तरीके से आप डिफरेंट स्ट्रेटजीज से पेनिट्रेशन टेस्टिंग करते हो। और फिर हमने पढ़ा था कि एप्लीकेशन और आपके डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक और टाइप्स पढ़े थे कि डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक कर सकता है वो बाहर, और एप्लीकेशन के थ्रू कोई बंदा फायरवॉल के अंदर घुसने की कोशिश कर सकता है, तो उसको एथिकल हैकर देखेगा कि सिक्योरिटी वनरेबिलिटीज़ हैं कि नहीं है। और फिर उसके बाद हमने ये पढ़ा था कि वायरलेस नेटवर्क होगा तो वहाँ पर क्या वनरेबिलिटीज़ हो सकती हैं, और बेसिकली टाइप्स हमने पढ़े थे। अब हम पढ़ेंगे रिस्क एसोसिएटेड विद पेनिट्रेशन टेस्टिंग। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारी स्टडी में वो रिस्क एसोसिएटेड विद पेनिट्रेशन टेस्टिंग, यानी कौन से रिस्क हैं पेनिट्रेशन टेस्टिंग में। तो मेन रिस्क ये है कि पेनिट्रेशन टेस्टिंग जो बंदा कर रहा है, अगर उसको कोई कमजोरी मिल गई, कहीं उसने ही उसका फ़ायदा ना उठाए, कहीं उसने ही वो डेटा को अपोजिशन को ना भेज दे, दूसरी कंपनी को ना भेज दे, ये इसकी प्रॉब्लम्स हैं। तो जो रिस्क एसोसिएटेड है पेनिट्रेशन टेस्टिंग के, सबसे बड़े रिस्क ये हैं कि मालूम पड़ा एक बैंक है, बैंक में एक पेनिट्रेशन टेस्टिंग हुई और जो बंदा है उसने ही कोई बैंक से पैसा, उसने ही अपने अकाउंट में कोई डेटा, उसने बैंक से डेटा चुरा लिया, उसने किसी और को वो डेटा भेज दिया, या अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है उसको मैनेजमेंट को ना बता के लॉ मेकिंग अथॉरिटी को बता दिया। हम कई बार क्या होता है कि बहुत सारे लॉज हम मीट आउट नहीं कर पाते, तो क्या होता है कि पेनिट्रेशन टेस्टिंग करता है हैकर, और उसके बाद क्या है वो सारे के सारे लॉज उसको पता चले, उसने पर्टिकुलर अथॉरिटीज़ को बता दिया। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमारी स्टडी है, बहुत और कुछ और चीज़ें भी दी हैं, लेकिन उसने सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कही है कि अगर मैनेजमेंट स्पॉन्सर करेगा टेस्टिंग एक्टिविटीज़ को, तो टेस्टिंग करना ही रिस्क को कई बार पैदा कर देता है, क्योंकि कल की डेट में रिस्क किसी को पता नहीं है कि भाई आपकी सिक्योरिटी वनरेबिलिटीज़ किसी को पता नहीं है, लेकिन जैसे ही पेनिट्रेशन टेस्टिंग हुई वो सिक्योरिटी वनरेबिलिटी सबको पता चल जाती है। तो ये दो चीज़ें हैं, या तो आप उसको आइडेंटिफाई कर लेते हो और उसके बाद उसे ठीक कर लेते हो, और कई बार आप उसे ठीक नहीं कर पाते हो, और कई बार ठीक करते हो तो उस लेवल तक ठीक नहीं कर पाते हो जिस लेवल पर ठीक करना चाहिए, और ये बात लीक हो जाती है, लीक होकर कोई दूसरा फ़ायदा उठा लेता है। तो पेनिट्रेशन टेस्टिंग के अपने रिस्क हैं। हमारी स्टडी में की रिस्क जो बताए गए, सबसे पहले ये है कि पेनिट्रेशन टेस्टिंग की, लेकिन जो पहला की रिस्क हमारी स्टडी ने बताया कि पेनिट्रेशन टेस्टिंग हुई, एथिकल हैकर आया, उसने वनरेबिलिटीज़ फाइंड आउट नहीं कर पाया, वो ऑर्गेनाइजेशन एक फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी में आ गया, उसने कहा कि भाई साहब हमारे ऑर्गेनाइजेशन में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, जबकि प्रॉब्लम्स हैं वहाँ पर। एथिकल हैकर आया, हैकिंग की, या एथिकल हैकर की पूरी टीम आई, उसने हैकिंग की, नहीं हुआ, एक उसमें एथिकल हैकिंग टीम में एक स्मार्ट सा बंदा बैठा हुआ है, उसने देखा कि कहीं गलती है, कोई वीकनेस है, कोई वनरेबिलिटीज़, उसे नोट कर लिया, बताया किसी को नहीं। तो यानी कि अगर वनरेबिलिटीज़ आइडेंटिफाई नहीं हुई
तो एक फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी आ जाती है, और वनरेबिलिटीज आइडेंटिफाई किसी एक बंदे ने टीम में किया और बताया नहीं, तो फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगी। कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग और मिसकम्युनिकेशन हो जाती है, जिसमें कि टेस्ट ऑब्जेक्टिव मीट आउट नहीं हो पाता है कि भाई ऑर्गेनाइजेशन क्या चाह रहा है और इथिकल हैकर से कराना है, जो जो पेनिट्रेशन टेस्टिंग करेगा क्या चाह रहा है, वो ऑब्जेक्टिव्स क्लियरली डिफाइंड होनी चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन को पता नहीं कहाँ प्रॉब्लम है, इथिकल हैकर को भी पता नहीं कहाँ प्रॉब्लम है। इथिकल हैकर को एक एरिया दे दिया जाता है, अब एक प्रिसाइज ऑब्जेक्टिव नहीं होता है, हो ही नहीं सकता, कई बार हो ही नहीं सकता है प्रिसाइज ऑब्जेक्टिव। तो प्रिसाइज ऑब्जेक्टिव नहीं होने के कारण मिसअंडरस्टैंडिंग और मिसकम्युनिकेशन हो जाता है। कई बार क्या होता है, टेस्टिंग एक्टिविटी ऐसे इवेंट्स और रिस्पॉन्सेस को ट्रिगर कर देती है, इनएडवर्टेंटली ट्रिगर कर देती है, यानी कि गलती से ट्रिगर कर देती है, जो एंटिसिपेट नहीं होते हैं और प्लान नहीं किए गए हैं। जैसे मालूम पड़ा कई बार क्या होता है कि आप किसी ऑफिस में जाओगे, उस वहाँ इंटरनल सिक्योरिटी देख रहे हो, गलती से फायर अलार्म बज गया, और यूएस वगैरह में क्या होता है, फायर अलार्म बजता है तो ऑटोमेटिकली इन्फोर्समेंट अथॉरिटीज़ को, पुलिस को नोटिफाई हो जाता है। तो मालूम पड़ा गलती से आपने एनफोर्समेंट अथॉरिटी को वो नोटिफाई हो गया। ये चीज़ अगला पॉइंट हमारी स्टडी बताती है। तो अब इंडिया में कम होता है, लेकिन ऐसा है कि अगर वर्ल्ड वाइड पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो कई बार क्या हो सकता है, कुछ ऐसे इवेंट्स या रिस्पॉन्सेस ट्रिगर हो सकते हैं जो हमने एंटिसिपेट नहीं किए गए हैं। कई बार क्या हो सकता है कि इथिकल हैकिंग की और उसने एक सिक्योर मॉड्यूल को अनसिक्योर बना दिया। एक सिक्योर मॉड्यूल है जो जिसको नहीं दिखना है, सिक्योर इंफॉर्मेशन जिसको नहीं दिखनी है, और उसने उसको इंफॉर्मेशन को ब्रीच किया तो वो सबको दिखने लगी। ये एक पेनिट्रेशन टेस्टिंग का रिस्क हो सकता है। उसके अलावा ये भी हो सकता है कि सेंसिटिव सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज हो सकती है, मतलब इसका काफ़ी ज़्यादा रिस्क होता है। अगर मान लिया सपोज एक हैकर्स को पता चल गया कि सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर, पहले कई बार क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन को पता ही नहीं होता है, ऑर्गेनाइजेशन के बाहर किसी को पता ही नहीं होता कि सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, टाटा के पास या दूसरी कंपनियों के पास, बिग कंपनीज़ के पास इट्स सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, लेकिन अचानक उन्हें पता चल जाता है। मालूम पड़ा कोई R&D डिपार्टमेंट है, गूगल का कोई R&D, जैसे गूगल एक्स है, उन्होंने एक सेपरेट डिपार्टमेंट, सेपरेट गूगल एक्स बना रखा है, जो कि कटिंग एज टेक्नोलॉजीज़ को एक्सप्लोर करता है। अब वहाँ पर मालूम पड़ा अभी वो बना रहे थे, गूगल ग्लास बना रहे थे या सेल्फ ड्राइविंग कार बना रहे थे। तो ये समझ लो कि सेल्फ ड्राइविंग कार्स के बारे में कल तक किसी को पता नहीं, लेकिन पेनिट्रेशन टेस्टिंग हुई, सेल्फ ड्राइविंग कार्स के बारे में इन्फॉर्मेशन पता चल गई। तो अब लोगों को पता चल जाएगा कि कहाँ पर अटैक करना है, किस चीज़ के लिए अटैक करना है। सारी कार कंपनी के कान खड़े हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि भाई सेल्फ ड्राइविंग कार वो बन रही है, सेल्फ ड्राइविंग कार बन गई तो कार का धंधा ही चौपट हो जाएगा, तो उसका पैराडाइम ही चेंज हो जाएगा। ऐसी कार्स तो जो इन्फॉर्मेशन बाहर नहीं आनी थी वो बाहर आ गई। तो सारी कंपनीज, जो कार कंपनीज हैं, उनके अंदर इनसिक्योरिटी आ गई, एक्सटर्नल अटैक हो सकता है। तो जिस समय पेनिट्रेशन टेस्टिंग होगी उस समय जनरली वैसे तो कभी ऐसा हो सकता है कि सिग्निफिकेंट वनरेबिलिटी आइडेंटिफाई नहीं हुई, फेलियर हो गया, फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी होगी, लेकिन जनरली क्या होगा, सिग्निफिकेंट वनरेबिलिटीज आइडेंटिफाई होंगी। इन इंफॉर्मेशन को एडिकेटली प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि एक बार ये आइडेंटिफाई हो गई और एक बात ये बाहर बात निकल गई तो कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच होगी, ये फर्दर सिक्योरिटी रिस्क एक्सपोजर हो गया, ये गलत हाथों में पड़ सकता है। पहले तो किसी को पता ही नहीं था कि सेल्फ ड्राइविंग कार्स हैं। एग्जाम्पल के लिए ऐसा कुछ हुआ नहीं, लेकिन थोड़ी देर के लिए मान लें कि गूगल एक्स है, पेनिट्रेशन टेस्टिंग हुई, सेल्फ ड्राइविंग कार्स पहले पता ही नहीं था, है अब पता चल गया है, तो वनरेबिलिटीज़ पता चल गई। तो इन इंफॉर्मेशन को एडिकेटली कैसे प्रोटेक्ट किया जाएगा, वो टीम के साथ आपको कॉन्फिडेंशियलिटी क्लॉज होना चाहिए, लेकिन कॉन्फिडेंशियलिटी क्लॉज होने के बाद भी कई बार इंफॉर्मेशन बाहर निकल जाती है। ये रिस्क है पेनिट्रेशन टेस्टिंग का। तो बेसिकली हमारे स्टडी में कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, जो क्वेश्चनर्स दिए गए हैं इन सब चीज़ों को मिटिगेट करने के लिए। सबसे पहला क्या है कि आपको ये देखना पड़ेगा कि एक्टिविटी इंटरनेट में और दूसरे पब्लिक नेटवर्क्स में कंडक्ट होती कि नहीं होती। अगर दूसरे नेटवर्क या इंटरनेट या दूसरे पब्लिक नेटवर्क में ये एक्टिविटीज़ कंडक्ट होती हैं तो उसके रिस्क बहुत ज़्यादा होंगे। अगर ऐसा है तो आप कैसे ट्रांसमिशन को प्रोटेक्ट करते हो, जैसे पासवर्ड्स जा रहे हैं,
एक कंपनी का सॉफ्टवेयर है, मालूम पड़ा उसका एप्लीकेशन सर्वर दिल्ली और बॉम्बे बेस्ड कंपनी है, दिल्ली बेस्ड कंपनी है, उसका एक ब्रांच बॉम्बे में है, बॉम्बे में सपोज उसका सर्वर रखा, ऑथेंटिकेशन सर्वर रखा हुआ है। अब कंपनी एक बंदे ने यहाँ से पासवर्ड टाइप किया और बॉम्बे गया वो, इस बीच में कोई पासवर्ड किसी ने चोरी कर लिया, तो उसके लिए इंक्रिप्शन है कि नहीं है? कैसे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है, किस फॉर्म में इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है, पेपर फाइल है क्या है, किस तरह से उसे स्टोर किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में तो कैसे कैसे स्टोर किया जाता है, फिजिकल फॉर्म में तो उसे कैसे स्टोर किया जाता है, कस्टोडियन कौन है इन्फॉर्मेशन का, अगर इन्फॉर्मेशन की समरी है, ऑब्जर्वेशंस हैं तो वो कहाँ पर हैं, कौन फाइंड आउट करेगा, कौन उसका कस्टोडियन है, किसकी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये आपको देखना पड़ेगा और उसी के अनुसार रिस्क डिटरमाइन करना पड़ेगा कि रिस्क कितना है, पेनिट्रेशन टेस्टिंग के टाइम पर कितना रिस्क है। उसके बाद आपको देखना पड़ेगा वो फाइनल रिपोर्ट देते हैं, एग्जीक्यूटिव समरीज देते हैं, तो उसमें कितनी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, किस तरीके से कंटेंट डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, फाइंडिंग्स का, ऑब्जर्वेशन का, रिपोर्ट का। क्योंकि अगर उसने ये बता दिया कि सेल्फ ड्राइविंग कार है गूगल में और हमने ये निकाल दिया और ये सिक्योरिटी वनरेबिलिटी होगी, हमें पता चल गया, अब ये इन्फॉर्मेशन सारे ऑर्गेनाइजेशन को आप गूगल को दे दोगे तो पूरे मैनेजमेंट को पता चल गया, फिर नीचे शेयर होल्डर को पता चल गया, इन्फॉर्मेशन आउट हो गई। तो आपने पेनिट्रेशन टेस्टिंग की तो फाइनल रिपोर्ट और एग्जीक्यूटिव समरीज जो हैं, एग्जीक्यूटिव समरी है, फाइनल रिपोर्ट आएगी, एग्जीक्यूटिव समरी है, एग्जीक्यूटिव के लिए समरी ब्रॉड पॉइंट की ये क्या है, यहाँ पर कमजोरी है, तो उसका कंटेंट और डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है। क्योंकि पेनिट्रेशन टेस्टिंग में अंदर की इंपॉर्टेंट, कोई कंपनी ड्रग बना रही है, मालूम पड़ा कोई एक पर्टिकुलर ड्रग बना रही है, वो ड्रग बना रही है हार्ट को, डीएनए को, आपको 100 आजकल रेडिकल लाइफ एक्सटेंशन पर बात हो रही है, कोई एक कंपनी बना रही है आपकी उम्र वो 80 साल से सपोज 120 साल कर देगी, डीएनए में कोई चेंजेस करेगी या समथिंग लाइक दैट, कोई मेथड्स पता बना रही है। अब उसका एक रिसर्च डिवीजन है, एलएलई का, जॉनसन का, या किसी और पर्टिकुलर कंपनी का, या गूगल का है, किसी का है, और वो रेडिकल लाइफ एक्सटेंशन के लिए काम कर रहे हैं और वो मालूम पड़ा रिसर्च कर रहे हैं। अब वहाँ पर पेनिट्रेशन टेस्टिंग हुई कि कोई रिसर्च चुरा ना ले, पेनिट्रेशन टेस्टिंग में पता चल गया कि भाई रेडिकल लाइफ एक्सटेंशन के लिए ड्रग बना रहे हैं। अब ये ड्रग को सिक्योर करना, भाई ड्रग के बारे में क्या इन्फॉर्म, उसने ड्रग के सपोज कंपाउंड्स निकाल लिए कि ऐसे ऐसे बनाया, या ब्लूप्रिंट्स निकाल दिए कि डीएनए में वो ये चेंज कर रहे हैं, ये चेंज कर रहे हैं, यहाँ पर एजिंग है, सपोज चूहे में उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और चूहे की उम्र बढ़ा दिया, ऐसा हुआ है कि चूहे की उम्र उन्होंने कई गुना बढ़ा दिया। अब उन्होंने ये वो इन्फॉर्मेशन सपोज बाहर नहीं देना चाहते थे, तो अगर ये इन्फॉर्मेशन बाहर नहीं देना चाहते थे कि चूहे की उम्र बड़ी है और उसका डीएनए ये पर्टिकुलर स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए है जो एजिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो, क्योंकि चूहे का डीएनए और ह्यूमन बीइंग का डीएनए 90% सेम है, तो पर्टिकुलर स्ट्रैंड्स एजिंग को बढ़ाता है। ये इंफॉर्मेशन बाहर नहीं निकली है, लेकिन मालूम पड़ा रिपोर्ट में ये सारी चीज़ें, जो पेनिट्रेशन एथिकल हैकिंग हुई उसमें ये सारी चीज़ें निकल आई। तो ये किस तरीके से रिपोर्ट को, फाइनल रिपोर्ट को, एग्जीक्यूटिव समरीज को कैसे कंट्रोल किया जाएगा ये देखना पड़ेगा। कैसे नोट्स, वर्किंग पेपर, दूसरी इन्फॉर्मेशन रिटेन की जाएगी और डिस्ट्रॉय की जाएगी। कई इन्फॉर्मेशन जानकर डिस्ट्रॉय करना है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। रिपोर्ट आई, आपने देखा, मैनेजमेंट के 2-3 बंदे जो हैं उन्होंने देखा, उन्होंने कहा ये इन्फॉर्मेशन निकल गई, इसको तो डिस्ट्रॉय कर दो बिल्कुल, अगले 5 साल तक ये तो बात मार्केट में निकलनी नहीं, ये तो रिसर्च सीक्रेट है। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि एक चीज़ है जो आपको लॉ के फ्रेमवर्क्स या एग्रीमेंट के फ्रेमवर्क्स बनाने पड़ेंगे, यानी कि जो टर्म्स ऑफ इंगेजमेंट आप बनाते हो उसके साथ जो एथिकल हैकर है, जो टीम आई हुई है, उसके साथ अगर मान लिया सपोज आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाया तो उसमें कॉन्फिडेंशियलिटी के प्रोविजंस होनी चाहिए। कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी और अवेलेबिलिटी 3 चीज़ें हैं सिक्योरिटी में, उसमें कॉन्फिडेंशियलिटी के प्रोविजंस होनी चाहिए। ये होना चाहिए कि भाई फाइंडिंग, ऑब्जर्वेशन, रिकमेंडेशन जो देंगे वो कॉन्फिडेंशियल रहनी चाहिए, किस तरह से देंगे ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये बताना है कि ये डिफाइन करना है कि एक्टिविटी कब एंड होगी। मालूम पड़ा एथिकल हैकर हैक करने लग गया, अब ऐसा है कि उसका एक टाइम लिमिट हो कि इतने दिन में ये एक्टिविटी आप एंड कर दोगे, इसके बाद आप हैकिंग नहीं करोगे, आप इसके बाद हमारे सिस्टम की तरफ नहीं देखोगे, क्योंकि मालूम पड़ा कॉन्ट्रैक्ट में आपने लिख दिया कि आप एथिकल हैकिंग कर सकते हो और वो कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट होने के बाद भी आपकी हैकिंग कर रहा है।
तो कहाँ हैकिंग टेस्टिंग एक्टिविटीज़, कौन सी एक्टिविटीज़ वो करेगा और कहाँ से क्या एक्टिविटी, क्या रिजल्ट होने पर वो एक्टिविटी एंड हो जाएगी। मालूम पड़ा आपने कहा कि भाई हमारी नेटवर्क सिक्योरिटी देखनी है, बस नेटवर्क सिक्योरिटी देखनी है और कुछ और नहीं देखना है, मतलब एक्सटर्नल सिक्योरिटी देखनी है नेटवर्क में भी कि फायरवॉल को कोई ब्रीच कर सकता है कि नहीं कर सकता है, इतना देखना है, बाकी और कुछ नहीं देखना है, हमें कुछ नहीं चाहिए। अगर आप फायरवॉल को ब्रीच कर सकते हो, अंदर घुस सकते हो अनऑथराइज रूप से, आपका काम खत्म। तो वो टेस्टिंग एक्टिविटी को कहाँ एंड होगी ये आपको डिफाइन करना पड़ेगा। आपको ये डिफाइन करना पड़ेगा कोई एक्टिविटी या इवेंट कहाँ पर एंड होते हैं। जैसे ही वो एक्टिविटी या कोई इवेंट हो गया तो आपका कंक्लूजन हो जाएगा पेनिट्रेशन टेस्टिंग एक्टिविटी की। यानी कि जैसे ही उससे बोला कि आप अगर मालूम पड़ा ब्रीच करते हो, पैरामीट्रिक ब्रीच करते हो, तो पैरामीट्रिक ब्रीच मैंने पिछले सेशन में बताया कि अगर मान लिया सपोज कंपनी या लोकल एरिया नेटवर्क है, उसके बाहर फायरवॉल लगी हुई है, यानी हिंदुस्तान पाकिस्तान का बॉर्डर है, पाकिस्तान और हिंदुस्तान एक पैरामीटर लगी है। जैसे ही आप पैरामीटर ब्रीच कर देते हो, जैसे ही अंदर आ जाते हो, तो ये नहीं कि मैं 10 किलोमीटर अंदर तक चलते चले जाऊँगा, जैसे ही मैं अंदर आया, एक मालूम पड़ा आधा के जैसे ही अंदर आया मैंने हाथ खड़े कर दिए कि ब्रीच कर दिया, सिक्योरिटी मैंने ब्रीच कर दी है। तो कौन सी एक्टिविटी, कौन सा इवेंट ट्रिगर की तरह काम करेगा, यानी कि उस ट्रिगर के बाद आपकी एक्टिविटी, पेनिट्रेशन एक्टिविटी, इथिकल हैकिंग एक्टिविटी एंड हो जाएगी। ये एंगेजमेंट में की स्कोप में डिफाइन होना चाहिए, क्लियरली डिफाइन होना चाहिए। नहीं तो मालूम पड़ा 5 लोगों की टीम आई, एक बंदा जो है जब इथिकल हैकिंग खत्म हो गई उसके बाद भी आपकी हैकिंग करता रह रहा है, तो नॉन इथिकल हैकिंग होगी, वो क्रैकर बन जाएगा, हैकर से, इथिकल हैकर से क्रैकर बन जाएगा। ऐसे एक्टिविटी और इवेंट स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव भी हो सकती है और ये भी हो सकता है कि भाई आपको कुछ प्रूफ्स कलेक्ट करने हैं। जैसे मालूम पड़ा आपने कहा कि कुछ फाइल्स को टारगेट करना है, आपको फाइल्स को कॉपी करना है, आपको एक पर्टिकुलर सर्वर टारगेट करना है, या एक न्यू यूज़र ऐड करना है, या स्क्रीनशॉट्स आपको लेकर आने हैं। तो ये सारी चीज़ें या तो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होगा या पर्टिकुलर चीज़ें और भी हो सकती हैं, मतलब सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स भी हो सकते हैं कई। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और है कि आपको टाइम पीरियड तो डिफाइन करना ही चाहिए। मालूम पड़ा आपने एक ब्लाइंड टेस्टिंग कर रहे हैं, तो आपने एथिक हैकर से बोला कि हम कुछ नहीं बताना, आपको सिस्टम में किसी तरह से घुसना है, कैसे घुसना है मुझे नहीं पता, हम कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे। उसने वो गया बाहर, इन्फॉर्मेशन ली, हैकिंग करनी स्टार्ट कर दी। तो आप उसको टाइम दोगे कि 1 महीने का टाइम है भाई, इसके बाद आप नहीं करोगे। तो टाइम पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है। उस टाइम पीरियड के बाद वो कोई भी हैकर हैकिंग नहीं करना है कि आपके सिस्टम को करे। तो बेसिकली रिस्क जो है, हम एक बार और समराइज़ करते हैं क्या रिस्क है जो पेनिट्रेशन टेस्टिंग से रिस्क एसोसिएटेड है। तो पेनिट्रेशन टेस्टिंग के रिस्क एसोसिएटेड है कि अगर एक पार्टी ईमानदार पार्टी है और वो पार्टी कहती है मैं पूरी तरीके से ईमानदार हूँ, सपोज आम आदमी पार्टी, अब वो अपने अकाउंट्स को ऑडिट कराती है, अच्छे इंटेंशन से कराती है, और उसमें कुछ गलती निकल जाती है और वो गलती चारों तरफ उसकी अपोजिशन पार्टी को पता चल जाती है, वो उसकी हालत ख़राब कर देते हैं। इंटेंशन सही था, एथिकल हैकिंग का भी इंटेंशन सही था, लेकिन एथिकल हैकिंग होने के बाद क्या हुआ, प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, दूसरे लोगों ने उस इंफॉर्मेशन को एक्सप्लॉइट किया। ये एक्सप्लॉइटेशन नहीं होना चाहिए। इसके लिए आपको एथिकल हैकर के साथ टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट बनाना पड़ेगा, उसके स्कोप दिखाना पड़ेगा, उसको ये बताना पड़ेगा ये एंडिंग है टेस्टिंग एक्टिविटी, उसको ये बताना पड़ेगा ये टाइम पीरियड है। एथिकल हैकर की टीम आएगी, उनका बैकग्राउंड चेक भी होना इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने कहाँ कहाँ एथिकल हैकिंग की, उसके बाद तो कोई बेईमानी नहीं की इन्होंने। वो टीम में कौन कौन बंदे हैं उनके बारे में उनका बैकग्राउंड जानना। उसके बाद एथिकल हैकर आएगा, एथिकल हैकर को एक स्कोप दिया जाएगा, ये आपका स्कोप है, ये आपको काम करना है। उसके बाद उसे बताया जाएगा यहाँ आपकी टेस्टिंग एक्टिविटी एंड होती है। उसको ये बताया जाएगा कि ये टाइम पीरियड है, यहाँ पर आपकी एक्टिविटी एंड हो जाती है। उसको ये बताया जाएगा कि भाई अगर मालूम पड़ा कोई बहुत सेंसिटिव एरिया है तो वहाँ पर ये बोला जाएगा इस सेंसिटिव एरिया में ये केवल 2 आदमी हैक करेंगे, बाकी हैक नहीं करेंगे, और ये हैक करने के बाद इस टॉप लेवल मैनेजमेंट को इन्फॉर्मेशन देंगे, और टॉप लेवल मैनेजमेंट को इन्फॉर्मेशन देने के बाद वो इन्फॉर्मेशन उनके पास नहीं रहनी चाहिए, वो इन्फॉर्मेशन डिस्ट्रॉय कर दी जाएगी, किसी को नहीं बताई जाएगी। तो
उसके अलावा हमारी स्टडी में कुछ और दिए हैं कि फॉल्स सेंस, कई बार क्या होता है एथिकल हैकर कुछ नहीं निकाल पाता है तो फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी आ जाती है कि भाई हाँ ठीक है हमारे सारे सिस्टम से ये एथिकल हैकिंग होगी। मैनेजमेंट खुश, लोग खुश, आईटी डिपार्टमेंट ने कहा कि जी हम बहुत अच्छे हैं, हमने एथिकल हैकर भी लाया और सब कुछ हो गया जी। आईटी जनरली ये होता है ऑर्गेनाइजेशन में, सब अपनी नौकरी बचाने के चक्कर में रहते हैं। तो कई बार क्या होता है नौकरी बचाने के चक्कर में इथिकल हैकर कुछ नहीं निकाल पाए तो सब कहते हैं कि भाई हमारे सिस्टम अच्छे हैं, फाइनेंस वाला ये वाला सब वो हो। तो वहाँ पर एक ओपन माइंड रखना पड़ेगा, ये नहीं कहना पड़ेगा कि ये इसने कुछ निकाला नहीं तो इसका मतलब गड़बड़ है। हमारा सिस्टम वीक है, अगर वीक है तो आपको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। आपको ये अगर वो नहीं निकाल पा रहा है तो आपको फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी में नहीं आना पड़ेगा, क्योंकि अगर फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी में आए तो प्रॉब्लम हो जाएगी। और फिर अगर कोई चीज़ डिस्क्लोज हुई तो वो देखना पड़ेगा कि क्या चीज़ें डिस्क्लोज हो रही हैं। दूसरी बात, एक और पिटफॉल है कि जैसा कि हमने बोला था कि टेस्टिंग एक्टिविटी कहाँ एंड होगी ये डिफाइन करना पड़ेगा, लेकिन कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। टेस्ट ऑब्जेक्टिव प्रिसाइजली डिफाइन नहीं किया जा सकता कई बार, तो वो मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकम्युनिकेशन ना हो ये देखना चाहिए, प्रिसाइज चीज़ें हों ये देखनी चाहिए। कोई चीज़ इनएडवर्टेंटली ट्रिगर नहीं होनी चाहिए, गलती से कोई चीज़ एक्सपोज नहीं होनी चाहिए, गलती से लॉ इन्फोर्समेंट अथॉरिटी के पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंचना चाहिए, गलती से डिस्क्लोजर नहीं होना चाहिए। ये सारी चीज़ों का देखना चाहिए। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें हैं, ये हमारी स्टडी बताती है क्या रिस्क एसोसिएटेड है पेनिट्रेशन टेस्टिंग से। थैंक्स।